वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर की। लास्ट क्लास में हमने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी को देखा था, है ना। उनका जो कार्यकाल था वो देखा था, ठीक है। इम्पैक्ट देखा था, मुगल्स के साथ उनकी दुश्मनी देखी थी और पूरा ड्रामेटिक सीन देखा था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शिवाजी के बाद जो मराठा एम्पायर में शुरुआत होती है जिन चीजों की, जिनमें हम कह सकते हैं कन्फेडरेसी सिस्टम है, बाजीराव आते हैं, फिर स्पेस वाई चलती है, देन पानीपत का तीसरा युद्ध चलता है, और फिर किस तरीके से मराठा पावर अपने पीक पर पहुंचते हैं, देन डिक्लाइन पर पहुंचते हैं। एक ही सेंचुरी में दोनों ही काम हो जाते हैं, पीक पर भी पहुंच जाते हैं और फिर डिक्लाइन भी कर जाते हैं, बिल्कुल निस्तो नाबूद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, और इसमें सीखेंगे कि देखो हमारे यहाँ ना जितने भी राजा रहे इस टाइम पीरियड में, उन सब ने सेम मिस्टेक की। किसी ने किसी से कुछ सीखा नहीं, है ना। ना ही कर्नाटक वाले ने मैसूर से सीखा, ना ही मैसूर वाले ने मराठा से कुछ सीखा। किसी ने कुछ से सीखा नहीं, बस सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, जिसका इम्पैक्ट बच्चे निकलता है कि आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका इम्पैक्ट बच्चे ये निकलता है कि एक एक करके जो ब्रिटिशर्स हैं, ये सब वही काम कर रहे हैं, वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जो औरों का अपना चुके हैं। यानी हमने देखते हुए भी अनदेखी की। चलिए तो देख लेते हैं सीन क्या है पूरा, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, एक बार उसको रिवीजन टाइप देख लेते हैं। बाकी डिटेल नहीं देखेंगे, डिटेल ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, तो आप चाहो तो लास्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हमने शिवाजी के बारे में देखा था, शिवाजी का जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, कहाँ पर उन्होंने राज किया, उनका बचपन कैसा गुजरा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने पूरा देखा। देन हमने देखा कि पूना उनको कैसे मिलता है, पूना जो उनकी लास्ट आगे चल कैपिटल बनती है वो कैसे उनको मिलती है, ठीक है। बीजापुर सल्तनत के साथ किस तरीके के संबंध रहते हैं, किस तरीके के उनके पिताजी के साथ संबंध रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी। देन हमने देखा कि अफजल खान जो आदिल शाह द्वारा सेकंड द्वारा भेजा गया था, उसके साथ उनका युद्ध होता है, जो काफी फेमस युद्ध है, प्रतापगढ़ का युद्ध, है ना। प्रतापगढ़ फोर्ट का, अफजल खान की डेथ, ये हमने देखा। फिर मुगल्स के साथ इनका जो टसल चलता है, फ्रेंडशिप चलती है, देन टसल चलता है, ठीक है। देन एक ड्रामेटिक सीन चलता है जिसमें ये भाग कर आते हैं मुगल के जेल से, तो वो भी हमने देखा। फिर हमने इनका डिक्लाइन भी देखा, इनका सरेंडर भी देखा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी देखी हमने, जिसमें 23 फोर्ट्स इन्हें देने पड़े थे ब्रिटिशर्स को, सॉरी मुगल्स को, ठीक है। इन्हें अपने बेटे को भी गिरवी रखना पड़ा था एक तरीके से, तो वो भी हमने देखा, ठीक। हमने ये भी देखा कि मुगल्स और फिर मराठास यानी शिवाजी के साथ किस तरीके से पीस साइन होती है, लेकिन पीस बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। तो औरंगजेब अपने बेटे यानी मुअज्जम और शिवाजी को लेकर सस्पिशियस हो जाता है। देन हम ये देखते हैं कि अ, शिवाजी खुद को छत्रपति डिक्लेयर करते हैं, खुद को राजा डिक्लेयर करते हैं, और शिवाजी की डेथ अराउंड 1680s में हो जाती है। एट द एज ऑफ 50 इनकी डेथ हो जाती है। देन हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट देख पाते हैं, जैसे अष्टप्रधान मंडल इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सक्सेसर ऑफ शिवाजी। तो बच्चे शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी के दो बेटे हुए, यानी दो बीवियों से अलग अलग दो बेटे हुए, ठीक है। एक का नाम था, एक मिनट ये ले लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। देखो, शिवाजी के दो बेटे हुए, एक का नाम था संभाजी जो कि बड़े बेटे थे, और दूसरे का नाम था राजा राम, ठीक है। अब देखो सीन ये होता है बच्चे कि जो शिवाजी हैं, ठीक है, इनकी दो बीवियां, दो का डिटेल है ना, दोनों के अलग अलग बेटे हुए। तो उनमें सबसे बड़े थे संभाजी। शिवाजी के तुरंत बाद राजा बनते हैं संभाजी, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि दो सन हुए, ठीक है, अलग अलग बीवियों से। तो संभाजी बनते हैं 1681 में, ये राजा बनते हैं, 1689 तक ये राजा रहते हैं, ठीक है। हालांकि संभाजी का जो कार्यकाल था ये काफी ठीक था, मतलब शिवाजी की तुलना में देखा जाए तो
पैरेलल वे में चलते आ रहे थे, उसी पावर्स, उसी फोर्स, उसी एम्बिशन के साथ संभाजी का भी रूल चलता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी एज भी नहीं होती उस समय। ठीक है, 1689 में संभाजी की डेथ हो जाती है, ध्यान रखना 1689 में संभाजी की डेथ हो जाती है। और साहू साहू इनके बेटे थे संभाजी के, और इनकी माता इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि कहा यह जाता है कि जब औरंगजेब ने इनको अरेस्ट किया तो हालांकि पूरे मान सम्मान और इसके साथ अपने पास रखा, कारण ये था क्योंकि जो साहू थे उस समय, हालांकि बहुत कम उम्र थी साहू की, 9 साल की उम्र थी, है ना, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इनकी माता जी के साथ, और इनको औरंगजेब अपने किले में ही रखता है। और कब तक रखता है? जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती तब तक। कारण ये था कि अगर ये दोनों लोग औरंगजेब के पास रहेंगे तो मराठास आक्रमण नहीं करेंगे मुगल सेना पर। ठीक है, तो एक तरीके से आप मान के चलो सिक्योरिटी के तौर पे इन्हें रखा जाता है, कहा यह जाता है बहुत मान सम्मान के साथ रखा जाता है, कोई दिक्कत आने नहीं दी जाती है। खैर जो भी है। जब संभाजी की डेथ हो जाती है, सॉरी, जब संभाजी की डेथ हो जाती है तो संभाजी की सीट खाली हो चुकी है, उसे संभालते हैं राजा राम। ठीक है, उसे संभालते हैं राजा राम। अब राजा राम अपनी जो कैपिटल है इसको शिफ्ट कर देते हैं टू द सतारा, और 1689 से लेकर 1700 तक ये इसको संभालते हैं। राजा राम के जो बेटे हुए उनका नाम था शिवाजी सेकंड, नाम याद रखना, क्या नाम था? शिवाजी सेकंड। ओरिजिनल नाम था राम राजा, तो राजा राम के बेटे राम राजा। ठीक है, अब इसमें समझो कि ये जो शिवाजी थे ये बहुत छोटे थे, बहुत छोटे मतलब 2-4 साल के आसपास के रहे हो। इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ये शिवाजी को नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर कर देती हैं। हालांकि मराठास में एक डिवीजन बन चुका था, मराठास में एक पार्टीशन बन चुका था। एक जो तबका ये मानता था कि उनका जो रियल राजा है संभाजी, संभाजी का बेटा जो है वो साहू उनका रियल राजा है। ठीक है, तो एक तरीके से डिवीजन क्रिएट हो जाता है बिटवीन मराठास। बहुत बड़ा तबका साहू को अपना किंग मानता था और ये कहता था कि हमारा जो राजा है अभी ये औरंगजेब के कब्जे में है, जब ये बाहर निकल कर आ जाएगा तो ये राज करना शुरू कर देगा। ठीक है, दूसरा जो राजा है, दैट इज कुछ एक तबका जो राजाराम को राजा मानने लगा था कि संभाजी के बाद अब नेक्स्ट राजा राजाराम बने और इनका बेटा फिर राजा बनेगा, तो शिवाजी सेकंड, इनको भी कुछ लोग थे जो राजा मान रहे थे। और ताराबाई उस सीट को संभाल रही थी, कहां पर बैठकर? सतारा से पूरे मराठा साम्राज्य को चला रही थी। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करने वाला कोई था नहीं, क्योंकि जो था वो ऑलरेडी औरंगजेब के कब्जे में था। ठीक है, और साहू जो है औरंगजेब के कब्जे में लगभग 27 साल रहते हैं, 27 साल अपना जीवन व्यतीत करते हैं साहू औरंगजेब के कब्जे में। तो आप इतना समझ लो कि कितना उनका टाइम पीरियड रहा होगा। ठीक है, तो 89 से लगा लो 08 तक, तो इतने 20 साल तो ये हो गए, है ना। और जब ये पकड़े गए होंगे तो 6-7 साल के रहे होंगे, तो 27 साल तक ये जेल में ही रहते औरंगजेब के पास, प्रिजनर बनकर। ठीक है, अब बच्चे सीन क्या होता है कि इस टाइम पीरियड पर जब ये पूरा सीन सिनेरियो चल रहा था, ठीक है, जब ये पूरा सिनेरियो चल रहा था, हालांकि मैंने कहा कि ताराबाई रूल कर रही थी इन द नेम ऑफ शिवाजी, शिवाजी उस समय सेकंड, उस समय बहुत छोटे थे, तो हालांकि बच्चा क्या ही रूल करेगा। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। कब डेथ होती है? 1707 में डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद मराठा जो साहू को सपोर्ट करते थे उनके कहने पर, और क्योंकि नेक्स्ट जो रूलर आता है मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, या उसको हम शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो मराठास को शांत रखने के लिए, या यूं कह सकते हो कि अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि अब गद्दी पर औरंगजेब नहीं है, यानी अब औरंगजेब वाली पॉलिसी अब नहीं चलेंगी, यानी कुछ सॉफ्ट पॉलिसीज अब चलेंगी, ये सब दिखाने के चक्कर में ये साहू को आजाद कर देते हैं। और जैसे ही साहू मराठास में लौट कर आते हैं तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है
ताराबाई कहती हैं कि नहीं वो रियल रूलर हैं, शिवाजी सेकंड रियल रूलर हैं, और साहू कहते हैं कि नहीं वो रियल रूलर हैं। और कारण ये भी है, देखो जब तक राजा मरता नहीं है तब तक वो सीट खाली नहीं मानी जाती है, इस चीज को समझो, है ना। अब चाहे राजा बीमार हो, चाहे राजा कैद में हो, चाहे राजा कहीं भी हो, मतलब इस दुनिया में होना चाहिए, तब तक वो राजा माना जाता है। सीट खाली हम तभी मानते हैं जब राजा मर जाता है और राजा की कोई आगे संतान नहीं होती, तब हम सीट खाली मानते हैं। तो साहू बोलते हैं कि मैं मरा कहाँ हूँ भाई, मैं तो जिंदा हूँ, है ना। और मेरे होते हुए कोई और राजा कैसे बन सकता है, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में होती है लड़ाई। और फिर लास्ट में मराठा जो साम्राज्य है वो साहू को अपना राजा मान लेता है। शिवाजी सेकंड यानी ताराबाई को सतारा दे दिया जाता है, एक शहर, उस पर राज करने के लिए कि देखो आपको भी हम बिल्कुल अलग नहीं कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम किसी को फांसी फांसी चढ़ाने वाले हैं, तो आप बस मराठा साम्राज्य की राजा नहीं है, है ना। आप एक शहर दे दिया है सतारा, उसमें से आप अपना टैक्स वसूल करिए, उसी से अपना गुजर बसर करिए, ठीक है। मराठा साम्राज्य हमारे अधीन रहेगा। तो साहू यहाँ पर राजा बन जाते हैं, ठीक है। साहू यहाँ पर राजा बन जाते हैं। कब बनते हैं? 1708 में, ध्यान रखना 1708 में। और 1749 तक ये रूल करते हैं, ये जिंदा रहते हैं। अब बच्चे साहू जो है, साहू ने पेशवाई की शुरुआत की। हालांकि पेशवा ऑलरेडी हम शुरुआत कर चुके थे, पेशवा का मैं तुम्हें बताऊं, हमने शिवाजी के टाइम पीरियड में अष्टप्रधान वाले सिनेरियो में भी देखा था कि पेशवा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है। पेशवा ऑलरेडी अपॉइंट किए जा रहे थे, लेकिन साहू द्वारा जो पेशवा अपॉइंट किए गए वो थे बालाजी विश्वनाथ। तो साहू ने जो अपॉइंट किए वो बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया। और बालाजी विश्वनाथ अपने आप में एक कमांडिंग लीडर थे। कमांडिंग लीडर इन द सेंस कि एनर्जेटिक, स्ट्रेटेजिक, हर तरीके से परिपूर्ण, है ना। और जब इतना स्ट्रॉन्ग पेशवा इनको मिल गया तो साहू बैक सीट पे चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, गाड़ी तुम अपना लेके चलो, जहां भी ले चलना है, मराठा साम्राज्य तुम चलाओ, हम आराम करेंगे। हम 27 साल बहुत कैद में रह लिए ना, अब हम आराम करेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई जंग में, तो अपना देखो, है ना, हमको बस चैन की जिंदगी गुजारने दो। अब पूरी स्टीयरिंग, गाड़ी की स्टीयरिंग बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ जाती है, वो जैसे चाहे वैसे मराठा साम्राज्य चलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे, अब यहां से बालाजी विश्वनाथ की कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ ऑफिसर्स हैं, है ना। उससे पहले कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा, ऑफिसर्स नहीं बोलेंगे बल्कि कुछ शब्द चलते हैं मराठा साम्राज्य के दौरान, उन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपका प्रीलिम जब क्वेश्चन बनाता है तो अक्सर इसी तरीके के शब्द फेंक देता है आपके सामने, है ना, और वो थोड़ा सा कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसमें देखो, ये जो शब्द है, हालांकि ये पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है आपको, है ना, इनको देख लेना। बाकी मैं सबका एक एक करके बता देता हूँ क्या सिस्टम चलता है, ठीक है। एक तो मलिक अम्बेर द्वारा चलाया गया काठी सिस्टम। काठी सिस्टम क्या बोलता है कि जो भी फार्मर्स हैं, है ना, फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 40%, ध्यान रखना, फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 40% एज ए टैक्स के तौर पर जमा होगा। ध्यान रखना, फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो एज ए टैक्स के तौर पर जमा होगा टू द किंगडम। तो उस समय आप ये समझ लो कि प्रोडक्शन का 40% टैक्स लगता था। आज तो खैर इतना नहीं है, आज शायद किसी भी सेक्टर में इतना टैक्स नहीं लगता, उस समय लगता था, ठीक है। उसके अलावा चौथ टैक्स हुआ करता था 1/4। चौथ का मतलब है 1/4। अब ये 1/4 लिया जाता था फ्रॉम द मुगल एरिया, ध्यान रखना, ये लिया जाता था मुगल रूलिंग एरिया। तो मुगल रूल जहां पे चलता था वहां से
जो मराठास हैं ये टैक्स वसूलते थे और 40% टैक्स वसूल करते थे जहां से मराठा रूल चलता था। ठीक है, जहां पर मराठा रूल चलता था वहां से 40% टैक्स वसूल करते थे, जहां पर मुगल रूल चलता था वहां से 1/4 टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, वहां से 1/4 टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, अच्छा, तो जो मैं क्या बता रहा था, 1/4 टैक्स वसूल करते थे। सरदेश मुखी क्या था? सरदेश मुखी ये 1/10 टैक्स हुआ करता है, 10% टैक्स होता था। ये टैक्स होता था 10%, जो कि मुगल एरिया से वसूल किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। ठीक है, ये वसूल किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। ठीक है, तो दो टैक्स जो मुगल्स के रूलिंग एरिया से वसूल करते थे, और हालांकि कुछ इसका परसेंटेज मुगल्स को भी ट्रांसफर होता था, है ना, और काठी सिस्टम के द्वारा 40% टैक्स ये वसूल किया जाता था। हवलदार एक पोजीशन हुआ करती थी, एक पोस्ट हुआ करती थी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला करते थे। जिसे हम क्या बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला करते थे। ठीक है, एक मिनट।
सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी सिस्टम में, बस उसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया, माफी चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे, हाँ, हवलदार में बता रहा था, हवलदार हमारा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जो अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है हमारे पास देशपंद और देशमुख। अब देशपंद और देशमुख में क्या अंतर है, ध्यान रखना, ये वो ऑफिसर्स थे जो लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। परगना का एक लॉ एंड ऑर्डर इनको सौंप दिया जाता था। ठीक है, परगना का एक लॉ एंड ऑर्डर इनको सौंप दिया जाता था। तो देशपंत एंड देशमुख रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ परगना। अभी ये परगना है, ये क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट कही जाती थी उस समय, ये एक डिस्ट्रिक्ट कही जाती थी, दैट इज परगना। ठीक है, बाकी इसके बाद हम देखेंगे, एक जो शब्द चलता है आपने देखा होगा, दैट इज, हाँ, एक शब्द चलता है दैट इज परगनाज एंड तरफ। अब ये समझना परगना तरफ क्या है। ठीक है, देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हुआ करती थी, वो होती थी कि विलेज। ठीक है, विलेज के ऊपर होते थे तरफ, और फिर होते थे परगना। तो आप ये समझ लो कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे कहा जाता था परगना, तरफ कही जाती थी सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट, और स्मॉलेस्ट सर्विंग यूनिट होती थी, वो होती थी विलेज। ठीक है, वो होती थी विलेज। और पर प्रंत एंड सूबेदार, ये दो कह सकते हो कि टर्म्स हैं जो मराठास के टाइम पे चलते थे। प्रांत हम उसे बोलते हैं, प्रांत उसे हम बोलते हैं जिसको कॉन्कर्ड किया गया हो, जिस पर कब्जा किया गया हो। तो कॉन्कर्ड लैंड जो है उसे बोला जाता था प्रांत। ठीक है, और इनको एडमिनिस्टर करता था, एक प्रांत को एडमिनिस्टर करता था, उस ऑफिसर को बोला जाता था सूबेदार। ठीक है, उस ऑफिसर को बोला जाता था सूबेदार। तो ये ठीक है, प्रांत क्या है, कॉन्कर्ड एरिया, कॉन्कर्ड एरिया। ठीक है, प्रांत क्या है, कॉन्कर्ड एरिया। और सूबेदार क्या है, गवर्न, द गवर्निंग पर्सन ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट प्रांत। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है रैयतवारी। एक शब्द चलता है रैयतवारी। अब ये रैयतवारी क्या है, देखो यूजुअली क्या था कि पहले मुगल्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो डायरेक्टली फार्मर से नहीं करते थे। क्या करते थे, उन्होंने कुछ ऑफिसर्स बैठा रखे थे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, वो एक एक करके टैक्स कलेक्ट करते करते ऊपर तक पहुंचाते थे। जिसमें सीन ये होता था, जो बीच वाले जो ऑफिसर्स हैं ये काफी करप्ट हो गए थे, और काफी करप्शन की वजह से जो टैक्स वसूला जा रहा है और जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता था। वसूला पूरा जाता था लेकिन पहुंचता नहीं था। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य ने, यानी जो मराठा साम्राज्य है, यानी शिवाजी हैं या जो भी है ना, उन्होंने रैयतवारी सिस्टम किया, शुरू किया। अब रैयतवारी सिस्टम डेवलप किया था शिवाजी ने। यानी इसमें क्या है, ये फार्मर से सीधे टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट फ्रॉम डायरेक्टली फार्मर। ठीक है,
अब ये जो रैयतवारी सिस्टम है, ये आप देखोगे कि ये ब्रिटिशर्स भी आगे चल के अपनाते हैं। परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, ये आगे चल के इसको प्रैक्टिस ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ध्यान रखना, रैयत का मतलब होता है फार्मर, इस शब्द का मतलब है फार्मर। ठीक है, फार्मर। तो अगर पूछा जाए रैयतवारी सिस्टम का इनिशियल डेवलपमेंट किसने किया था, तो वो शिवाजी ने किया था। इसको बड़ी मात्रा में प्रैक्टिस किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। तो एक सिस्टम क्या है, कलेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट शब्द है मीर सरदार। ध्यान रखना क्या है, मीर शब्द सरदार। मीर सरदार असल में उन्हें बोला जाता था जिनके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, जिनके पास, दोज पर्सन हु हैव द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, दोज पर्सन हु हैव इनहेरेंट प्रॉपर्टी, so they pay less taxes। तो ये वो लोग हुआ करते थे मीर सरदार जिनकी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिन्हें स्टेट्स ने नहीं दी थी प्रॉपर्टी, और ये कम टैक्स दिया करते थे। शिवाजी ने क्या किया कि मीर सरदार जो थे इनको चेक किया, इनको जो प्रॉपर्टीज थी इनको कन्फेस्टिगेट किया, जब्त किया, है ना, और इनको या फोर्स किया कि आप प्रॉपर टैक्सेस पे करिए। ठीक है, एक है सरंजम, एक शब्द है सरंजम। अब इस सरंजम का मतलब क्या है, सरंजम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, सपोज करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है ना। ऐसे ही मराठा साम्राज्य में जो सिपाही हुआ करते थे, जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो काम करते थे, उन्हें मिलता थी सैलरी। लेकिन जो बड़े चीफ हुआ करते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें सैलरी के अलावा, सैलरी की जगह उन्हें कुछ एरियाज दे दिया जाता था। ठीक है, उन्हें जो टैक्स कलेक्शन है, बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। अब ये तुम आज के समय में समझ लो कि ऐसा चलता है, ऐसा होता है। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, सबको सैलरी मिलती है। हाँ, तुमने एक इकोनॉमी में टर्म सुना होगा, स्वीट इक्विटी, है ना। तो यूजली आप समझो कि एक गूगल कंपनी है, उसमें जो भी वर्कर काम करेंगे उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन गूगल का सीईओ क्या है, सैलरी तो लेता ही लेता है, साथ साथ उसको शेयर्स भी अलॉट कर दिए जाते हैं ताकि वो इस कंपनी के लिए लॉयल रहे। सेम तरीके से मराठा साम्राज्य ने भी क्या किया कि जो चीफ हुआ करते थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, और वो ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करें, तो उनको सैलरी तो देते ही थे, लेकिन साथ साथ उस जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्ट किया है, उसमें से भी कुछ हिस्सा देते थे। तो पार्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन टू चीफ और ऑफिसर्स इज कॉल्ड सरंजम। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लो सरंजम बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन टू ऑफिसर्स। ठीक है, तो इसे बोला था सरंजम। नेक्स्ट शब्द है पागा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है पागा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पागा किसे बोलते हैं, पागा हम उसे बोलते हैं एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स जिसमें 30,000 से लेकर 40,000 तक सोल्जर्स हों, उस पूरे ग्रुप को बोला जाता था पागा। ठीक है, सो इट्स ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो पागा क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ 30,000
30 to 40,000, ठीक, 30 to 40,000। तो इस पूरे ग्रुप को बोला जाता था पागर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन किंग्स रिकॉग्नाइज द नीड। हाँ, शिवाजी अपने सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले व्यक्ति थे, मतलब डेक्कन डेक्कन साइड में, सब कॉन्टिनेंट नहीं, डेक्कन में, डेक्कन में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेवल फोर्सेस को स्टेब्लिश किया, ठीक है। क्योंकि इन्हें मालूम था जो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, जो यूरोपियंस आ रहे हैं, इनकी मेन पावर क्या है, नेवल पावर है। तो इन्होंने नेवल पावर्स को, नेवल फोर्स को इंडक्ट किया। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू रिकॉग्नाइज नीड ऑफ नेवल फोर्सेस, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे, तो ऑलरेडी मैं गुरिल्ला वॉरफेयर में लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं, यानी छिपकर हमला करना, ठीक है। अब बात करते हैं पेशवाज के टाइम पे मराठा एम्पायर किस तरीके से रन करता है। तो ध्यान रखना, मराठाज में जो किंग शाहू है ना, ये साहू तो अब साइड में हो गए, मेन कमान किसने संभाल ली थी, मराठाओं ने संभाल ली थी। और इनमें पहले, सॉरी, पेशवा ने संभाल ली थी। इनमें पहले जो पावरफुल पेशवा हुए हैं वो है बालाजी विश्वनाथ। मैं हालांकि इनसे पहले भी पेशवाई रही है, लेकिन पहले पावरफुल, और ये कह सकते हो सेमी ऑटोनोमस कह सकते हो, पेशवा रहे हैं वो है बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने पेशवाई को बना दिया हेरिडिटरी, यानी अब जो नया पेशवा बनेगा वो इनका ही बेटा बनेगा। पहले क्या था कि आपकी काबिलियत के बेसिस पर पेशवा चुना जाता था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो साहू थे वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे इन चीजों में, तो जैसा मन कर रहा था शिवाजी, उनका बालाजी विश्वनाथ का, वैसा ये मराठा साम्राज्य चला रहे थे। हालांकि बहुत सही चलाया, इन्होंने इसको हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है, पेशवाई को हेरिडिटरी बना दिया। मुगल फोर्सेस को, मुगल्स को प्रेशराइज किया कि आप किंग, जो साहू हैं इनको राजा माने, किंग शिप जो है स्टेटस है वो ग्रांट करें, है ना, इनको राजा माने। तो ये इनकी अचीवमेंट है। अचीवमेंट आसान भी थी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के डेथ के बाद हमारा जो मुगल है, वो मुगल एम्पायर कुछ ज्यादा स्टेबल रहा नहीं, है ना। तो धीमे धीमे मराठा जो मांगते गए वो मजबूरन मुगल्स को देना पड़ा, जैसे सरदेशमुखी है, चौथ है, किंगशिप है, सम्मान है, ये सब चीजें उन्होंने दिलवा दी। किसने दिलवाई, बालाजी विश्वनाथ ने। किससे, मुगल से। तो चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने दिलवाई। तो ये इनका एक तरीके से कह सकते हैं इनिशियल फेजेस में बड़ा अचीवमेंट रहा, ठीक है। देन इनके बाद जो बेटे आते हैं इनके, दैट इज बाजीराव। नाम आपने सुना ही होगा, बाजीराव, जो मस्तानी जो मूवी बनी है वो इन्हीं पर बनी है। बाजीराव 1720 में ये पेशवा बनते हैं, और उस समय इनकी उम्र हुआ करती थी 20 साल। तो 1720, तो याद रखना 20 साल में ये राजा बनते हैं, ठीक है। और 20 साल ही ये राज करते हैं, 1720 टू 1740। तो 2020 का इनका सिनेरियो बनता है, 20 साल की उम्र थी, 1720 में जन्म पेशवा बनते हैं, 1714 में मर जाते हैं, यानी 20 साल राज करके। तो 2020 वाला सिनेरियो इनका रहता है, तो याद रह जाए तो अच्छी बात है। इन्होंने कन्फेडरेसी सिस्टम की शुरुआत की। अब कन्फेडरेसी सिस्टम ये था कि ये अपने ऑफिसर से बोला करते थे कि जाओ लड़ो जाकर, और जितना एरिया तुम कब्जे में ले लोगे, जितना एरिया तुम अपना कब्जे में ले लोगे, जितना एरिया तुम जीत लोगे, उस पर तुम राज करोगे। हमको बस टैक्स कलेक्ट करके दे देना, बाकी तुमको जितना लड़ना है, जितना जीतना है, वो तुम जीत लो, हम उसमें से कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले। इस सिस्टम को बोला जाता था कन्फेडरेसी सिस्टम। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हर किसी ने बड़ी मात्रा में कह सकते हो कि इसे एरियाज को जीतना शुरू किया, जिनमें 4 मेजर ऑफिसर्स हुए इनके, जैसे गायकवाड़ जिन्होंने बड़ौदा को अपने कब्जे में लिया, भोसले जो नागपुर में बैठे हुए थे, होलकर्स जो इंदौर में बैठे हुए, इंदौर में कब्जे में लिया, सिंधिया ने ग्वालियर को कब्जे में लिया, और पेशवा खुद पुणे में बैठे हुए थे। तो ये 4 कह सकते हो कि ये 4 मेजर ऑफिसर्स इनके रहे, ठीक है। आगे चल के जब पेशवाई कमजोर होती है, तो यही फिर मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन भी बनते हैं, है ना। तो इनिशियल फेजेस में तो बहुत प्रोग्रेस देखने को मिली, लेकिन लेटर ऑन हमको देखने को मिलता है कि डिक्लाइन भी हमको देखने को मिलता है। तो कहा यह जाता है कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40 बैटल्स लड़े और सब जीते, 40 बैटल्स लड़े और ये जीते।
तो ये बाजीराव फर्स्ट की अचीवमेंट थी। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड, मतलब बाजीराव के बाद जो दूसरे आते हैं उन्हें हम बोला जाता है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ से बालाजी आया, बाजीराव से बाजीराव आया। ठीक है, तो 1740 में ये आते हैं। इनकी उम्र भी उस समय 20 साल थी, ध्यान रखना, ये भी 20 साल की उम्र में थे। और 1761 में ये इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी लगभग 20 साल की उम्र राज करते हैं, 20 साल की उम्र में आते हैं, 20 साल राज करते हैं। इनको फेमसली बोला जाता है नाना साहेब। ठीक है, इनको फेमसली बोला जाता है नाना साहेब। 1752 वो टाइम पीरियड था बच्चे जब मुगल्स इतने कमजोर हो गए कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, और पेशवाओं ने, मराठाओं ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, इनसे पहले ठीक 50 साल पहले जाओगे तो इनका जो राजा है शाहू, वो औरंगजेब के यानी मुगल्स के कैद में हुआ करता था। और 50 साल में मुगल्स इतने डिक्लाइन कर जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि इनको अपने ही बनाए गए गुलामों से प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है। तो ये अचीवमेंट है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, ये अचीवमेंट है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे मुगल्स इनको, अच्छा, ये 1752 है, चलिए इसके आगे बात करते हैं।